हो गया ना। हेलो साथियों, आप लोगों का लॉ लेक्चरबाजी चैनल पर स्वागत है। मैं विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में, यानी कि बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। इसके संबंध में हम पहले इसका जो डेफिनेशन क्लॉज है उसके बारे में बात कर चुके हैं। डेफिनेशन क्लॉज में हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था? डेफिनेशन क्लॉज में हमने देख चुके हैं, इससे पहले हम जितने भी निर्वचन खंड हैं उससे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं साक्ष्य अधिनियम की, जैसे न्यायालय की क्या परिभाषा है, सबूत की क्या परिभाषा है, कंक्लूसिव प्रूफ की क्या परिभाषा है, जैसे इसे हम दोबारा रिवाइज करते हैं 2 मिनट में। जैसे समझिए, सेक्शन 2 में दी हुई है पूरी परिभाषा। सेक्शन 2 में सारे खंड दिए हुए हैं। सेक्शन 2A में दिया हुआ है कोर्ट की परिभाषा। कोर्ट की परिभाषा मैंने आपको बताई थी इससे पहले। इंक्लूड ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट टू टेक एविडेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर। यानी इसका मतलब क्या है? यानी कि सारे जज और मजिस्ट्रेट जो विधि ने प्राधिकृत किए हैं साक्ष्य लेने के लिए, और आर्बिट्रेटर को छोड़कर, वो सब किसकी परिभाषा में आते हैं? कोर्ट की परिभाषा में आते हैं। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2A। बी में बताया था मैंने आपको कंक्लूसिव प्रूफ। पहले डेफिनेशन क्लॉज इसका हम रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। कंक्लूसिव प्रूफ, बी में कंक्लूसिव प्रूफ, सी में दे रखा है आपका डिस्प्रूव्ड, सी में डिस्प्रूव्ड। डी फॉर डॉक्यूमेंट। देखिए इसकी बहुत आसान परिभाषा है। डी फॉर डॉक्यूमेंट, इसमें क्या याद करना, बस आपको ये जो पहला अक्षर पकड़ना, डी फॉर डॉक्यूमेंट। ई फॉर एविडेंस, ई में दिया हुआ क्या? एविडेंस, ई में दिया हुआ है एविडेंस। एफ में फैक्ट, यहां से आगे कहानी बनेगी अब आपकी, ठीक है। यहां तक तो आपको बहुत आसान तरीका से सारी चीजें याद हो जाएंगी, यानी आप लोग बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे। लेकिन इसके बाद एफ फॉर फैक्ट हो गया। जी, 2G की परिभाषा हम देखते हैं। 2G में दे रखा फैक्ट एंड इश्यू, यानी कि फैक्ट एंड इश्यू का मतलब विवाद्य तथ्य। विवाद का जो मुख्य बिंदु होता है उसी को हम विवाद्य तथ्य बोलते हैं, विवाद्य तथ्य, ठीक है ना। जी के बाद क्या आता है? एच में मैंने आपको बताया मे प्रिज्यूम, यानी कि मे प्रिज्यूम का मतलब होता है उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा। ये दिया हुआ है आपका एच में। 2GHII में नॉट प्रूव्ड। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में, ये कैसे आपको याद रखना। नॉट प्रूव्ड यानी कि आई नहीं थी, जिसे आपने बुलाया था वो आई नहीं थी, इसलिए वो चीज क्या हुई? नॉट प्रूव्ड रही, ठीक है ना। तो आपको ये याद आ जाएगा इससे, ट्रिक से। जे में क्या है आपका? जे में आपका प्रूव्ड, जे के बाद के आता है रेलिवेंट मीन्स सुसंगत। ये सारी चीजें हम पहले कवर कर चुके हैं। एल में शैल प्रिज्यूम, तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। देखो 2A में आपका कोर्ट दे रखा है, 2B में आपका कंक्लूसिव प्रूफ है, 2C में आपका डिस्प्रूव्ड है, डी में डॉक्यूमेंट है आपका, ई में क्या दे रखा? एविडेंस, एफ में फैक्ट है, जी में फैक्ट एंड इशू है, एच में मे प्रिज्यूम है, आई में प्रूव्ड, जे में आपका क्या दे रखा है? जे में दे रखा है आपका प्रूव्ड, के में दे रखा है रेलिवेंट, एल में शैल प्रिज्यूम। ये सारा हो गया इसका
ये सारी चीजें आपकी डेफिनेशन क्लॉज पूरी कवर हो जाती है। डेफिनेशन क्लॉज से यूपी एपीओ में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इस बार पहले जो डेफिनेशन था वो सेक्शन 3 और 4 को मिलाकर उसमें डेफिनेशन सारी चीजें दे रखी थी, ठीक है। लेकिन इस बार सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज को समाहित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं सारे सेक्शंस को, थोड़ा एक एक बार आपको इनका एज ए रिवीजन के तौर पर देखते हैं कि सारे सेक्शंस आज इसमें कितने भाग हैं। एविडेंस में भाग भी मैं करा चुका हूं लास्ट वीडियो में, 12 भाग हैं। 12 भाग हैं। भाग कितने हैं इसमें? भाग 12 हैं। और इसी के साथ हम पूरे 12 भागों के इसमें सेक्शन देखते हैं। आपको सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे सेक्शन 3 के बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन 3 में दिया है एविडेंस में बी गिवन, एविडेंस में बी गिवन, एविडेंस में बी गिवन, रेलिवेंट फैक्ट में बी गिवन, रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। एविडेंस में बी गिवन, रेलिवेंट फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू, एंड फैक्ट इन इशू। पहले हम बात किए थे इसके बारे में, चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। यानी कि ये परिभाषा क्या कहती है। सेक्शन 3 इस बात को बोल रहा है एविडेंस में बी गिवन, रेलिवेंट एंड फैक्ट इन इशू, यानी कि उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो तथ्य या तो फैक्ट इन इशू से संबंधित हैं या फिर रेलिवेंट फैक्ट हैं। यानी एविडेंस में सारे जो भी तथ्य दिए हुए हैं या तो रेलिवेंट फैक्ट से संबंधित होना चाहिए या फिर फैक्ट इन इशू। यानी कहने का मतलब है, ये मैं कहूँ सुसंगत तथ्य, हिंदी में थोड़ा और समझ लें, सुसंगत तथ्य और विवाद्यक तथ्य, विवाद्यक तथ्य। यानी सेक्शन 3 इसी बात को तो कह रहा है आपसे। सेक्शन 3 इस बात को कहना चाह रहा है कि केवल और केवल उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो या तो सुसंगत तथ्य हैं या विवाद्यक तथ्य हैं। इन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। आप पूछ सकते हो सर इन्हीं का ही क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ये एक तो एविडेंस की धारा 3 में लिखा हुआ है। अगर आप मान लीजिए कानून इनसे अलग तथ्यों की इजाजत देता है, अनुमति देता है, तो उससे क्या होगा, कोर्ट को गुमराह किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी फिर कुछ भी तथ्य दे, कुछ भी साक्ष्य देगा तो इससे क्या होगा, इससे न्याय नहीं दे पाओगे और इसमें बहुत देरदारी होगी। कहते हैं ना जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी जितनी देर होगी उतना ही न्याय देरी से होगा, ठीक है ना। सेक्शन 3 में इसीलिए तो इस सिद्धांत को समाहित किया गया। इस सेक्शन 3 में जो सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य से संबंधित जो भी फैक्ट है उन्हीं का साक्ष्य दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब सेक्शन 4 की हम थोड़ा बात करते हैं। सेक्शन 4 बात करता है आपका रेस जेस्ट के संबंध में। रेस जेस्ट सेक्शन 4 करता है। सेक्शन 5 में क्या दे रखा है, सेक्शन 5 में आपका ओकेशन, कॉज के संबंध में सेक्शन 5 बात करता है। सेक्शन 5। सेक्शन 6 किस बारे में बात करता है आपका, सेक्शन 6 आपका कंडक्ट के संबंध में बात करता है। सेक्शन 6 कंडक्ट यानी कि आचरण के संबंध में आपका सेक्शन 6 बात करता है, ठीक है ना। सेक्शन 6 आपका किसके संबंध में बात करता है, आचरण के संबंध में बात करता है, ठीक है। सेक्शन 6 आपका आचरण के संबंध में बात करता है। सेक्शन 7 टीआई, सेक्शन 7 आपका टीआई के संबंध में बात करता है। टीआई यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के संबंध में बात करता है।
यानी कि ऐसे तथ्य जो किसी की पहचान कराते हैं, या ऐसे तथ्य जो किसी का समर्थन करते हैं, ऐसे तथ्य जो किसी प्लेस का या रिश्ते के बारे में पहचान कराते हैं, ऐसे तथ्य हमारे किस सेक्शन में, सेक्शन 7 में इनको समाहित किया गया, इनको इंक्लूड किया गया। ठीक है ना। इसके बाद हम सेक्शन 8 की बात करते हैं। सेक्शन 8 में दिया हुआ कॉन्स्पिरेंसी यानी कि षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेंसी। ठीक है। सेक्शन 8 बात करता है आपको कॉन्स्पिरेंसी के संबंध में। कॉन्स्पिरेसी कहने का मतलब है षड्यंत्र, षड्यंत्र के संबंध में बात की रखी है सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 बात करता है प्ली ऑफ एलिबाई। सेक्शन 9 बात करता है आपका प्ली ऑफ एलिबाई के संबंध में। प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई के संबंध में बात करता है। सेक्शन 10 आपका बात करता है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट के संबंध में। ठीक है। सेक्शन 11 बात करता है फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ राइट एंड कस्टम, राइट एंड कस्टम के संबंध में। सेक्शन 11 आपका बात करता है। ठीक है। सेक्शन 11 किस संबंध में बात करता है, राइट एंड कस्टम। सेक्शन 12 आपका बात करता है स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड के संबंध में। स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मन की दशा के जो तथ्य हैं, मन की दशा के जो तथ्य हैं उनके संबंध में। मन की दशा के, मन के तथ्य कहो या इनको, मन में क्या क्या चलता है, दुराशा चलता है, आशा चलता है, ज्ञान चलता है, दुर्भावना चलती है, भावनाएं चलती हैं, अच्छा उद्देश्य चलता है, ये सब क्या मन के तथ्य हैं। ये सेक्शन 12 इस बारे में बात करता है। सेक्शन 13 की हम बात करते हैं। सेक्शन 13 आपका बात करता है, सेक्शन 13 एक्ट एक्सीडेंटल एंड इंटेंशनली। ठीक है। तो सेक्शन 14 आपका बात करता है, सेक्शन 13 आपका एक्ट एक्सीडेंटली हो गया। सेक्शन 14 आपका बात करता है बिजनेस के मैटर में, बिजनेस के मैटर में। सेक्शन 15 एडमिशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 15 एडमिशन यानी कि स्वीकृति के संबंध में बात करता है सेक्शन 15। ठीक है, स्वीकृति। अब सेक्शन 16 बात करता है स्वीकृति कौन करेगा। इधर एडमिशन स्वीकृति, इधर क्या है स्वीकृति कौन करेगा, हु मे एडमिशन। ठीक है, कौन स्वीकृति कर सके, कौन स्वीकृति करेगा, कौन स्वीकृति करेगा। ठीक है, ये दे रखा है आपका सेक्शन 16 इस संबंध में बात करता है। ठीक है, सेक्शन अब बात कर रखा है इसमें सेक्शन 15 में एडमिशन, 16 में आपका हु में एडमिशन हो गया, कौन स्वीकृति करेगा। अब इसके बाद आपका सेक्शन 17 की हम बात करते हैं। सेक्शन 17 बात करता है व्हेन पर्सन पोजीशन रिक्वायर, यानी कि किसी पर्सन की जो स्थिति है अगर उसके संबंध में भी कोई एडमिशन कर सकता है, यानी कि जहां किसी पर्सन की कोई स्थिति ऐसी है जो कि लायबिलिटी है, उसके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके संबंध में अगर वो एडमिशन करता है तो वो एडमिशन ही सेक्शन 18 के तहत वो भी एप्लीकेबल होगी। सेक्शन 17 के तहत। ठीक है, सेक्शन 18 आपका बात करता है, सेक्शन 18 की हम बात कर लेते हैं। अब सेक्शन
सेक्शन 18 यानी कि रेफरी, एडमिशन बाय रेफरी, एडमिशन बाय रेफरी, एडमिशन बाय रेफरी, रेफरी के संबंध में बात की गई है। ठीक है, अब सेक्शन 19 की हम बात करते हैं। तो ये सेक्शन रिवीजन सीरीज चल रही है आपकी, सेक्शन 19 की बात कर रहे हैं हम। प्रूफ ऑफ एडमिशन के बारे में बात कर रखी है, प्रूफ ऑफ एडमिशन, प्रूफ ऑफ एडमिशन के संबंध में सेक्शन 19 यानी कि स्वीकृति को कैसे साबित किया जा सकता है। ठीक है ना, सेक्शन 19 बात करता है। सेक्शन 20 की बात करते हैं हम, ओरल एडमिशन यानी कि ओरल एडमिशन, जो एडमिशन है उसके संबंध में ओरल एडमिशन, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ओरल एडमिशन कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके संबंध में सेक्शन 20 बात करता है। सेक्शन 21 की हम बात करते हैं, सेक्शन 21, सेक्शन 21 एडमिशन इन सिविल केसेस, एडमिशन इन सिविल केसेस, इन सिविल केसेस, सिविल केसेस यानी कि जो सिविल मैटर हैं उनमें एडमिशन का क्या महत्व है। ठीक है ना, एडमिशन इन सिविल केसेस, ये सेक्शन 21 इस बारे में प्रोविजन करता है। सेक्शन 22, सेक्शन 22 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कन्फेशन बाई, कन्फेशन बाई इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट कोयर्शन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोयर्शन, प्रोमाइस यानी कि संस्वीकृति के बारे में बात की गई है। संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन यानी कि ऐसे तथ्यों को स्वीकार करना जो उस पर अपराध होने का आरोप लगाते हैं, यानी कि अपराध को स्वीकार कर लेना ही कन्फेशन कहलाता है। ये उस अभियुक्त व्यक्ति द्वारा यानी कि एक्यूज्ड द्वारा ये की जाती है। लेकिन अगर जो भी कन्फेशन होती है ना, वो ना तो इंड्यूसमेंट द्वारा की गई हो यानी प्रलोभन ना हो किसी का, किसी धमकी के प्रभाव में आकर ना की गई हो, कोयर्सन यानी कि किसी कोयर्सन का यानी कि किसी प्रपीड़न द्वारा ना की गई हो या फिर किसी वचन द्वारा ना की गई हो। ठीक है, ये सेक्शन बात करता है आपका 22। अब सेक्शन 23 की बात करते हैं हम, इसमें हम सेक्शन 30 तक देखेंगे। सेक्शन 23 कन्फेशन बाय पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन बाय पुलिस ऑफिसर यानी कि आप अगर किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ तथ्यों को स्वीकार करते हो तो उसके संबंध में आपको क्या सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 23 में यही चीजें दी गई हैं। कन्फेशन का मतलब संस्वीकृति, कबूलनामा, कबूलना यानी अगर आपको पुलिस टॉर्चर करती है और आप कुछ तथ्यों को उससे स्वीकार कर लेते हो तो उसके संबंध में सेक्शन 23 बात करता है। ठीक है, सेक्शन 23 में इस संस्वीकृति का कितना प्रभाव है कानून में, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन 24 की देख लेते हैं। सेक्शन 24 क्या कहना चाह रहा, सेक्शन 24 और इसी में जो सेक्शन 23 के और क्लोज इन, जैसे सेक्शन 23 का फर्स्ट है कन्फेशन बाय पुलिस ऑफिसर, और सेकंड में और थर्ड में दिया हुआ है कन्फेशन अगर मजिस्ट्रेट के सामने होती है तो उसका क्या प्रभाव होगा मजिस्ट्रेट के सामने, और पुलिस के द्वारा यानी कि पुलिस की कस्टडी में अगर अभियुक्त व्यक्ति है और उससे कुछ तथ्यों का पता चला है तो उसके संबंध में उसका क्या प्रभाव रहेगा, ये सब सारी चीजें दे रखी हैं सेक्शन 23 में। ठीक है, सेक्शन 23 में। सेक्शन 24 में कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड, कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड, को एक्यूज्ड का मतलब सह अभियुक्त द्वारा, कन्फेशन यानी कि कबूल, कबूलना, और इसको अगर और लीगल टर्म संस्वीकृति पढ़ेंगे हम, संस्वीकृति हिंदी में,
संस्वीकृति। किसके द्वारा संस्वीकृति? को एक्यूज्ड द्वारा, यानी कि सह अभियुक्त, जिसने साथ में मिलकर अपराध किया है और जो जिस पर वो अभियुक्त है उसे कहेंगे हम सह अभियुक्त। ठीक है, सह अभियुक्त द्वारा जो संस्वीकृति की जाएगी उसका कानून में क्या प्रभाव है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितना उसके संबंध में प्रभाव है, ये सेक्शन आपका 24 बात करता है। ठीक है, सेक्शन 25, सेक्शन 24 हो गया आपका। सेक्शन 25, सेक्शन 25 बात करता एडमिशन नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ। एडमिशन नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि जो स्वीकृति है वो एक निश्चायक सबूत नहीं है। एडमिशन नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ, यानी हम बात कर रहे हैं एडमिशन एक निश्चायक रूप में कार्य नहीं करती है, इसके साथ हमको और सप्लीमेंट्री सबूतों की आवश्यकता होती है, तभी किसी व्यक्ति को दोषित किया जा सकता है, वरना एडमिशन के बेस पर पूरी तरह उसको दोषित नहीं किया जा सकता, कन्विक्शन नहीं दी जा सकती। ठीक है, सेक्शन 26 बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में। सेक्शन 26 बात करता है आपका डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि मृत्युकालिक कथन। सेक्शन 26 बात करता है मृत्युकालिक कथन, यानी कि जो व्यक्ति मर रहा है या मरने की कगार पर है या फिर ऐसी परिस्थितियां हैं उसने अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया है और मरते वक्त कोई अगर वो ऐसा कोई कथन करता है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, ये बात करता है आपका सेक्शन 26। और सेक्शन 27 के बारे में बात करते हैं, कुछ सर्टन फैक्ट्स के बारे में बात करता है सेक्शन 27। सर्टन फैक्ट्स, रेलिवेंसी ऑफ सर्टन फैक्ट्स, यानी कि कुछ तथ्यों के संबंध में। सेक्शन 28, सेक्शन 28 आपका बात करता है बुक एंट्रीज, बुक एंट्रीज के संबंध में। ठीक है, और सेक्शन 29 बात करता है पब्लिक नेचर के संबंध में। सेक्शन 29 बात करता है पब्लिक नेचर, पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड है उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है, पब्लिक रिकॉर्ड्स के संबंध में बात करता है आपका सेक्शन 29। ठीक है, और सेक्शन 30 आपका बात करता है, सेक्शन 30 आपका बात करता है सेक्शन 29 पब्लिक रिकॉर्ड, और ये सेक्शन 30 हो गया मैप के संबंध में, मैप चार्ट के संबंध में, मैप चार्ट के संबंध में आपका सेक्शन 30 बात करता है। तो ये सेक्शन 30 तक आज हमने बात की है पूरे सेक्शन, क्योंकि ये नया कानून लागू हुआ है, अभी आपको सेक्शन रटने में बहुत समस्या आ रही है, बीएसए हो या बीएनएस हो या फिर बीएनएस हो, तो ये सारे सेक्शन आपको रिवाइज किए 30 तक। अगली वीडियो में हम और अगले 30 सेक्शंस पर डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हम इन सेक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इनके साथ पहले आपको फैमिलियर होना है, उसके साथ हम इनको एक एक सेक्शन पर पूरा आपको क्या कॉन्सेप्ट है, एक एक सेक्शन में क्या क्या डेफिनेशन दी है, कैसे वो कानून उसमें समाहित किया और क्या बदलाव किए गए, इसके बारे में हम आने वाली जो वीडियो में डिस्कस करेंगे। साबित के संबंध में हम पहले बात कर चुके हैं, साक्ष्य के संबंध में पहले बात कर चुके हैं, साक्ष्य अधिनियम की जो परिभाषा है उसके संबंध में हमने बात की, साक्ष्य किसे कहते हैं, साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। और इस वीडियो में हमने सेक्शन 1 से लेकर 30 तक बात की है। ठीक है, और ये आप इसको बार बार वीडियो को देखिए और रिवीजन करिए। थैंक यू।
और इस लॉ लेक्चरबाजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।